Okay, so we are live. सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में हमारा आज का डिस्कशन होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के यूनिट 1 के पार्ट 3 पे आ चुके हैं। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, जिसमें कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट, उसका ओवरव्यू, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर एंड नीड एंड फंक्शन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। वो आपने लेक्चर मिस किया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, वरना आप ज्ञान अड्डा के प्लेलिस्ट पे जाकर के भी चेक कर सकते हो। साथ ही ये जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये 2 पार्ट में कैटेगराइज है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो स्मॉल बिजनेस वाला पार्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो यूनिट 4 में आपका था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं पहले। और क्योंकि 50-50 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट हैं वो 50 पोर्शन है आपका, और 50 पोर्शन जो है आपका वो सिर्फ एक यूनिट में ही कवर है, दैट इज स्मॉल बिजनेस वाला पोर्शन। तो आप चाहें तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं कि रिस्क क्या है, किस तरीके से आपके एंटरप्रेन्योरशिप में या स्मॉल बिजनेस में रिस्क इनकॉर्पोरेट होता है। देखो, अभी तो हम बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे, जो आपका कॉन्सेप्चुअल, जो आपका एकेडमिक्स वाला है वो तो हम समझेंगे। पहले हम इसको समझते हैं अपने व्यवहारिक टर्म्स में कि भाई रिस्क होता क्या है। देखो, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो। आप हमेशा बोलते हो भाई इस काम में रिस्क है, ये काम जोखिम वाला है। रिस्क का मतलब हिंदी मतलब जोखिम, वॉलेटाइल, जो कि अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो। तो भाई हमको ये नहीं पता ना, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला है। भाई अभी का करंट प्रेजेंट हमें पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हमें कोई भी चीज़ अनसर्टेन नहीं है, अभी हमें सब चीज़ क्लियर है कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। बट रिस्क फैक्टर हमेशा फ्यूचर में होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर तो देखो अनसर्टेन होता है ना। अब इसको आप एंटरप्रेन्योरशिप के अगर टर्म में समझो, जैसे कि आप अपना एक एग्जांपल लेके समझो कि अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई इस काम में रिस्क है, इट मीन्स कि आप जो सोच रहे हो, है ना, जो आप एक्चुअल आपका जो डिजायर्ड आपके माइंड में गोल चल रहा है, उससे ये जो चीज़ें आउटकम आपका होने वाला है, जो आउटपुट होने वाला है, वो भिन्न आने की चांस है, मतलब वेरिएट होने का चांस है, उसमें डिस्पैरिटी होने का चांस है, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि भाई हमने अगर सोचा कि हम 50,000 रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि 50,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट पे, और हमने ये सोचा कि भाई हमें रिटर्न जो है वो मिलेगा 60,000 मिलेगा, 10,000 रुपये बढ़ के मिलेगा, या 70,000 रुपये मिलेगा, 20,000 रुपये बढ़ के मिलेगा। बट हमें वो उतना ना मिल करके, हमें 70,000 ना मिल करके हमें 60,000 मिला। बट हमने क्या सोचा कि हमने सोचा कि हमें 70,000 मिल जाएगा। हमने जो शेयर मार्केट के प्राइसेस देखे और इस प्राइस पे हमने खरीदा, एक आंकलन किया हमने कि हमें रिटर्न इतना मिलेगा। बट हमें उतना रिटर्न ना मिल करके उससे कम रिटर्न मिला। तो जो बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि जो हमने एक्चुअल हमें जो मिल रहा है और जो हमने डिजायर्ड सोचा, 70 डिजायर्ड सोचा, मिल रहा है एक्चुअल हमको मिल रहा है 60, तो बीच का डिफरेंस क्या हुआ? बीच का डिफरेंस हुआ 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये ही आपका रिस्क वाला पोर्शन है, जो हम एक सोच के चलते हैं। भाई ये सोच के भी चलना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि जो रिस्क वाला फैक्टर है वो मार्केट में इनकॉर्पोरेट होता ही होता है। आप कोई भी काम करने जाओगे बिजनेस में या कहीं भी आप जाओगे, तो वहाँ पे हर जगह रिस्क वाला फैक्टर होता है। वो अलग बात है कि वो रिस्क कितना मटेरियलाइज हो पाता है ना। इसीलिए हम बोलते हैं रिस्क को बोलते हैं एक पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि एक अनिश्चित है ना फ्यूचर। भाई हमें पता नहीं कि कल को क्या होने वाला है, बारिश होगी तो हमारा प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है, भाई वेयर हाउस में हमने रखा, प्रोडक्ट खराब हो गया, हमारा मार्केट में ही नहीं पहुंचा, तमाम और चीज़ें होती हैं। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब उद्यमी जो होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिस्क टेकर। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होती है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी। आपने बहुत ही एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम सुना होगा, धीरू भाई अंबानी जी का नाम सुना होगा। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े रिस्क लिए। वो पैदा हुए थे सन 1932 में पैदा हुए थे, और पैदा होने के बाद लगभग 17 वर्ष की जो आयु थी उनकी, लगभग उन्होंने क्लास 10th ही अपना कंप्लीट किया था, पूरी पढ़ाई भी वो नहीं कर पाए थे। और वो अपने बड़े भाई के पास चले गए, यमन चले गए, और सन लगभग 1949 में वो चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने एक पेट्रोल फ्यूल स्टेशन पे काम शुरू किया। मैं आपको रिस्क का बता रही हूँ कि भाई रिस्क किस तरीके से हर एक व्यक्ति के जीवन में इन्वॉल्व होता है, और आप किस तरीके से रिस्क को अवसर में बदल सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है, ऐसे तमाम और उदाहरण है। तो 1949 में वो चले गए यमन, और वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने लगभग 300 रुपये में, मतलब जो फ्यूल स्टेशन था उनमें उनको बोला कि 300 रुपये हम आपको देंगे, और उतना उन्होंने दिया, और उन्होंने काम पे वो लग गए। 17 वर्ष की उनकी मात्र आयु थी उस समय, और कुछ ही समय के बाद में लगभग 1-2 साल में उनके काम बहुत अच्छे थे, परफॉर्मेंस के आधार पे उनको फ्यूल स्टेशन का मैनेजर बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ का मार्केट देखा, उनको समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है वो पॉलिस्टर की बड़ी डिमांड है। और तमाम मार्केट को रिसर्च करने के बाद और लोगों से मिलने के बाद लगभग 5 साल भी नहीं हुए थे, 1954 में वो वापस इंडिया भी चले आए। और इंडिया वो आए क्योंकि वो गुजरात में पैदा हुए थे, तो फिर उन्होंने 500 रुपये लिए अपने पास से, और वो निकल गए मुंबई, बॉम्बे निकल गए। तब उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई तो अब बोलते हैं, उस वक्त बॉम्बे होता था। वो निकल गए उस वक्त बॉम्बे, अपनी जेब में महज 500 रुपये रख करके,
और जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने मार्केट को पूरा डीप स्टडी किया। उन्होंने देखा कि भाई भारत में मसालों की जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा है, और विदेश में फॉरेन में इंडिया के जो बनी हुई स्पाइसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा करें कि भारत में बने हुए जो मसाले हैं उनको एक्सपोर्ट कर दे बाहर माने विदेशों में। और इंडिया में किस चीज़ की डिमांड है? इंडिया में डिमांड है बाहर के जो बने हुए पॉलिस्टर एक तरीके का कपड़े का मटीरियल होता है जो बाहर उस समय लोग इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, और इंडिया में भारत में वेस्टर्नाइजेशन क्योंकि आ रहा था तो वहाँ पे इंडिया में बहुत डिमांड हो रही थी उस तरीके के कपड़े मटेरियल की। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना इस तरीके से हम करते हैं कि यहाँ का वहाँ और वहाँ का सामान यहाँ पे हम बेचते हैं। लगभग उन्होंने 5 साल भी नहीं बीता था उनको मार्केट समझने में। 1954 में वो वापस आए, 500 रुपये से बॉम्बे के शुरुआत किया, और उन्होंने इस चीज़ पे काम किया। काम करने में उनको इतनी सफलता मिली कि सन 2000 में वो देश के सबसे बड़े रईस व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया वो बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अगर रिस्क नहीं लिया होता, वो यमन नहीं गए होते और रिस्क नहीं लिया होता, 500 रुपये लेकर के वो बॉम्बे स्ट्रगल करने के लिए नहीं गए होते, तो शायद वो उतने बड़े रिचेस्ट पर्सन नहीं बनते। आज उनके दोनों जो बेटे हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, वो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा कॉरपोरेशन जो है उन्होंने खड़ा किया हुआ है, और वो देख रहे हैं उसी को आगे लेके चलना। ये भी आज के ज़माने में रिस्क ले रहे हैं। आपके पास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी रिस्क लेते हैं और उस चीज़ को, अवसर को इस्तेमाल करके मटेरियलाइज चीज़ों को करते हैं। अब जब धीरू भाई अंबानी ने इस चीज़ को शुरू किया था तो लगभग 350 स्क्वायर फीट का उन्होंने एक कमरा लिया था। जब उनका थोड़ा सा व्यापार शुरू होने लग गया उस समय एक टेबल, 2 चेयर, एक टेलीफोन और 2 सहयोगियों के साथ में उन्होंने अपना काम शुरू किया था। और कुछ ही समय के बाद में वो एक बड़े रिचेस्ट पर्सन के नाम पे फेमस हो गए, विख्यात हो गए। रिलायंस कॉर्पोरेशन के नाम से उन्होंने कंपनी स्टार्ट कराई। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई देखिए, रिस्क से ही रिटर्न आने की जो है वो चांसेस होती हैं। तो रिस्क इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिटर्न एंड रिटर्न इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिस्क। सो रिस्क और रिटर्न पैरेलली चलते हैं भाई, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल आप देखो मार्क जुकरबर्ग का, इन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया, एलन मस्क का, ये सारे बड़े एग्जांपल्स हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के जिन्होंने रिस्क लिया और रिस्क को किस प्रकार से मटेरियलाइज किया। तो ये समझने वाली थोड़ी सी बात है। हम कंसेप्चुअल वे में एकेडमिक्स के टर्म्स में समझेंगे कि किस प्रकार के रिस्क होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, या एक एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केट के रिस्क होते हैं, कॉम्पिटिटर्स के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, अनसिस्टमैटिक होते हैं। सिस्टमैटिक वो रिस्क होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सबके ऊपर बराबर इक्वली तरीके से अप्लाई होते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई या टेक्नोलॉजी कोई चेंज हो गई तो वो सभी इंडस्ट्री के ऊपर बराबर तरीके से अप्लाई होते हैं। अनसिस्टमैटिक वो रिस्क होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल रिस्क होते हैं, मतलब आपकी कंपनी की पॉलिसी की चेंजेस की वजह से कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट को चूज़ नहीं किया, किसी भी आपके प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट होने की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी कंपनी में क्रेडिट का लॉस हो गया, आपके जो गुडविल का लॉस हो रहा है, जो आपके अपनी कंपनी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, आप चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और अभी हम एकेडमिक्स के टर्म्स में समझते हैं कि रिस्क क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है। काफ़ी चीज़ें तो वैसे हमने वीडियो में ही समझ ली कि रिस्क क्या है, एक अच्छा खासा ओवरव्यू हमने ले लिया। तो अब आ जाइए एक उसको एकेडमिक्स के टर्म्स में समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड अपने नोट्स के लिए आपको इसको पेन डाउन कर लेना है। जैसा कि हमने अभी तक ये समझा कि भाई रिस्क का मतलब होता है अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। हिंदी में मतलब देखनी जाओगी तो उसका मतलब हो जाएगा जोखिम। तो जोखिम क्या होता है? जिस चीज़ के बारे में आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ये काम होगा कि नहीं होगा। भाई आप एग्जामिनेशन में भी जाते हो तो उसके हिसाब से, आप एग्ज़ाम के हिसाब से जो तैयारियां करते हो, आपको नहीं पता है कि ये प्रश्न आने वाले हैं या ये प्रश्न नहीं आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस प्रश्न को पढ़ के नहीं जाते हो, बिल्कुल पढ़ के जाते हो, बट एक रिस्क होता है कि भाई संभवतः हो सकता है, एक रिस्क है कि ये आ सकता है या एक नहीं आ सकता है। तो वही बात है कि मतलब आपने जो एक बोला ना, प्रोबेबिलिटी वाली बात है, एक पॉसिबिलिटी वाली बात है। जो एक्चुअल रिजल्ट माने एक्चुअल में वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक्चुअल में नहीं आया तो उसी के बीच का जो डिफरेंस है वही रिस्क होता है। अब इसको थोड़ा सा एकेडमिक्स के टर्म्स में समझते हैं, बिजनेस के टर्म्स में, एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म्स में। तो ये रिस्क इम्प्लाइज अ फ्यूचर अनसर्टेनिटी, मतलब कि रिस्क कहीं ना कहीं संकेत करता है भविष्य के अनिश्चितता के बारे में। जो भी डेविएशन आने वाले हैं, जो भी चीज़ें आपकी विपरीत आने वाली हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, या जो भी घुमाव आने वाला है उसके बारे में, चाहे वो आपकी एक्सपेक्टेड जो अर्निंग आपने एक्सपेक्ट किया हो कि भाई हमें इतना अर्न होगा, और एक्सपेक्टेड जो आपका आउटकम होता है। जैसे सपोज कर लें, अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई हमें 70,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है, इतना हमें अर्न होगा, बट आपको 70,000 ना अर्न होकर के जो आपका आउटकम, जो आपने अर्निंग किया वो आपका 60,000 हुआ,
तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर, रिस्क वाला पोर्शन होता है जो चला जाता है। तो रिस्क जो है वो मेज़र करता है अनसर्टनिटी, रिस्क जो है वो मापता है, अनिश्चितता को मापता है कि जो भी इन्वेस्टर है वो कितना विलिंग है रियलाइज़ करने के लिए गेन को, मतलब वो कितना रिस्क लेने के लिए विलिंग है और वो कितना प्रॉफिट के लिए विलिंग है लेने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट जब वो इन्वेस्टमेंट करता है। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, जब हम बिज़नेस की बात करेंगे तो बिल्कुल हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे। इसीलिए बोला जाता है एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमिता की अगर बात करी जाए तो बोला जाता है कि रिस्क एक तरीके की ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें एक्चुअल जो रिजल्ट है वो डिफ़र होता है, मतलब उसमें अंतर होता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है उसमें। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है कहीं ना कहीं वही रिस्क होता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क होता है। तो कई तरीके के रिस्क होते हैं। पहला तो होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो संस्थान के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो उसका जो नेचर होता है वो मैक्रो होता है, मतलब बृहद होता है, वाइडर होता है, व्यापक होता है। वो हमारे और आपके कंट्रोल के बाहर होता है क्योंकि वो हमारे वजह से वो रिस्क नहीं होते हैं। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है ये कंट्रोल किया जाता है या कंट्रोल होने की संभावना, प्रबल संभावना होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि ये इसका जो नेचर होता है वो माइक्रो होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ही थ्रू बेसिकली ये रिस्क जो आता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ही थ्रू निकलता है या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो एक तो हुआ जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं और दूसरा हम नियंत्रण नहीं कर सकते। जिसे नियंत्रण कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक और जिसको नहीं कर सकते हैं वो हो जाता है सिस्टमेटिक। इसका प्रभाव देखा जाए तो सभी के ऊपर पड़ता है और इसका जो प्रभाव होता है सिर्फ उस संस्थान के ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से वो रिस्क अराइज हुआ है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं सिस्टमेटिक रिस्क के। जैसे ये समझें कि अगर कोई भी ब्याज दर चेंज हो गया मार्केट में, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो भाई अगर बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी तो ऐसा तो नहीं है कि किसी ए कंपनी के लिए करेगी या किसी बी कंपनी के लिए करेगी। जितनी भी कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सभी प्रभावित होंगी। जो भी जाएंगे लोन लेने के लिए सभी को उसी ब्याज दर से जो है अपना लोन लेना पड़ेगा और चुकाना भी पड़ेगा। बात करें कि दूसरा क्या पॉइंट है तो इन्फ्लेशन की महंगाई। भाई महंगाई आएगी तो मेरे आपके लिए तो आएगी नहीं, वो सभी के लिए आएगी महंगाई। तीसरा क्या है ऑयल प्राइस। मान लें कि तेल का प्राइस अगर बदल रहा है और कोई व्यक्ति है जो फ्यूल स्टेशन का उन्होंने अपना खोल रखा है बिजनेस या काम, या किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ अगर हो जाए, है ना, तो डीजल की, पेट्रोल की, किसी भी चीज़ की, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो मेरे आपके लिए, वो सभी के लिए समान रूप से उसको इंक्रीज़ किया जाता है। महंगाई आ रही है या डिफ्लेशन हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है जो मार्केट में हो रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है या जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो हमारे आपके नियंत्रण के बाहर है, वो सभी के लिए उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो अगर बेरोजगारी की जो एक रेशियो रेट है वो अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे और आपके लिए हो रहा है, वो सभी के लिए हो रहा है। अगर कंपनी कोई बंद हो रही है या सरकार कोई कंपनी के ऊपर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोई रोक लगा दिया या कुछ इस प्रकार की उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज कर दी कि भाई इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां हैं, जो एक्ट ला दिया, कोई कुछ ऐसा कंप्लायंस ला रही, कोई ऐसे ऑर्डिनेंस पास कर दी, तो भाई वो तो सभी के ऊपर एक सामान्य रूप से लागू किया जाएगा। तो वही होता है सिस्टमेटिक रिस्क जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब ये समझिए कि जैसे कि अगर आपको कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, अगर आप कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट अगर आप चेंज कर दे रहे हो, मतलब कि किसी चीज़ को जो ऑपरेट कर रहे हो, जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, तमाम चीज़ें हो गई, आप ऑफिस में जो भी वेजेस दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को अपने, या जो भी चीज़ें, जितने भी आपके ऑपरेशन वाली जो चीज़ें हैं, लाइक आपने प्लांट लिया, मशीनरी ली, उसमें जो आप लागत लगाना चाह रहे हो या उनसे जो उत्पाद हो रहा है, सपोज करिए कि आपने प्लांट लगाया और उसमें आपका उत्पादन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कोई तकनीकी समस्या आ गई आपकी कंपनी में या कोई भी कारण हो सकता है, आग लग गई, कुछ भी समस्या हो सकती है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से अगर आपका जो बिज़नेस है वो प्रभावित हो रहा है, वो आपका अपना व्यक्तिगत है, भाई वो आपका अपना खुद का बिज़नेस है, उसकी वजह से अगर आपका बिज़नेस प्रभावित हो रहा है तो उसमें किसी और का कोई गलती नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या है कि सपोज ये मान लें कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें वर्कर्स ने अगर स्ट्राइक कर दिया हुआ है, भाई आपने उनको वेतन नहीं दिया या उनका कोई मांग है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो वहाँ पे भी क्या है कि इस तरीके की समस्या हो सकती है। या एम्प्लॉय का अगर टर्नओवर है, मतलब कि सालाना जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं, मतलब सालाना 100 लोग की आप नियुक्ति कर रहे हो, 50 लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर उन 50 लोग छोड़ के चले गए तो उनका काम कौन देखेगा, फिर इसलिए वजह से आप वापस से 50 लोगों की और नियुक्ति कर रहे हो, तो जो कस्टमर आपके पुराने वाले कस्टमर जो हैं,
है ना, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो आएंगे, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को खोजेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो उनका एक विश्वास खोएगा ना, तो वो एक गुडविल वाली बात होगी। तो एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर रेट है अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है आपकी कंपनी में भाई, तो वो आपकी कंपनी की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी पॉलिसी की प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ ये है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। देखिए बेसिक जो चीज़ है रिस्क का वो यही है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, है ना। अब इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा एक मिल जाए एग्जाम में लिखने के लिए कंटेंट। तो वो कंटेंट मैं आपको दे देती हूँ। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, मार्केट अनसर्टेनिटी के लिए स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, कॉपी में पेन डाउन कर लेना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित वगैरह रिस्क हो गया, क्योंकि मार्केट जो है वो आपका अनसर्टेन है और ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी फैक्टर्स बोले तो पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, सोशलॉजिकल चेंज और आपका बोल सकते हो लीगल चेंज, तमाम चेंज जितनी भी चीज़ें हैं जो बाहरी तरीके से वो आपको कर रहे हैं अफेक्ट, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क में आ गया। अनसिस्टमेटिक का मतलब एसेट स्पेसिफिक अनसर्टेनिटीज़। तो एसेट स्पेसिफिक जो अनसर्टेनिटीज़ होती है वो क्या होती हैं कि मतलब आप के जो भी कंपनी में प्लांट मशीनरी, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स हैं उनसे संबंधित, या आपके ऑपरेशंस जो भी हैं आपने लगा रखे हैं बिल्डिंग के अंदर में उससे संबंधित, उसकी वजह से अगर आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट की वजह से आप भाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं ले सकते हो, तो आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से अगर आपका व्यक्तिगत समस्या की वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ टाइप्स देख लेते हैं सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक के अलावा। इसमें क्या दिया हुआ है, सिस्टमेटिक हमने पढ़ लिया, अनसिस्टमेटिक पढ़ लिया। अब देखो पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल बोले तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, कोई पार्टी आई चेंज हो गई, जैसे बीजेपी आ रही है तो कोई मैंडेट लेके आया, कोई पॉलिसी लेके आई। अब बीजेपी की सरकार चली गई, सपोज मान लेते हैं एक बार के लिए चली गई सरकार, तो आ गई कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने बोला भाई बीजेपी की जो पॉलिसी थी हम उसको नहीं मानते, हम उसको कैंसिल करते हैं। अब क्या करोगे, चेंज हो गया ना भाई, मतलब वो सबके लिए है, वो एकदम इक्वली, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने उस पॉलिसी के हिसाब से काम अपना सेटअप शुरू कर दिया तो आपको नुकसान होने हैं, या तो आप फटाक से चेंज कर लो, या तो आप कोई लूप ढूंढ लो, देख लो क्या है। तो वही चीज़ है फाइनेंशियल रिस्क। अब जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया किसी कंपनी का, है ना, अब आपकी खुद की कंपनी में जो आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल लेवरेज है, या डेप्ट आपने काफ़ी सारा लोन ले रखा हुआ है, लोन ले लिया, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का बर्डन ही है। मतलब आपने लोन ले लिया, चुकता नहीं कर पा रहे हो, इन्वेस्टर्स को आपने बोल दिया इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, उनको आप रिटर्न नहीं दे पा रहे हो, तो फाइनेंशियल रिस्क भी होता है कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में। इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है भाई, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, आपकी रिवर्स रेपो रेट चेंज हो रहे हैं, रेपो रेट चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी समस्याएं होती हैं तमाम तरीके की। आप क्या करोगे उसके लिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंट्री का रिस्क क्या होता है भाई, कंट्री स्पेसिफिक कुछ रिस्क होते हैं, जैसे अनसर्टन रिस्क, कुछ अनिश्चितता है, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो आपके लिए तो आया ही नहीं भाई, सबके लिए आया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग हैं उनसे वो सभी प्रभावित होंगे, है ना। सोशल रिस्क भी होते हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स कुछ होते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट चल दी, जैसे अन्ना हज़ारे ने जब मूवमेंट चलाया था अपना दिल्ली में, तो धरना प्रदर्शन वगैरह किया था, तो काफ़ी लोगों के काम वाम रुके थे, है ना। तो कई सारी चीज़ें वैसे भी होती हैं, या अनरेस्ट वगैरह हो गया, मतलब किसी ने भाई बोल दिया कि भाई हम काम करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ऑर्डिनेंस आ गया कि भाई ये लोग पहुंच जाते हैं हड़ताल करने के लिए दिल्ली में, और बड़े बड़े इंडिया गेट के पास पहुंच जाएंगे और वे तमाम और चीज़ें करनी शुरू कर देंगे। तो सोशल नॉर्म्स में कुछ चेंजेस आ गए कि भाई इस प्रकार का जो बिज़नेस है वो हम अलाउ नहीं करेंगे भाई। जैसे कुछ एक उदाहरण ले ले, बोल दें कि भाई बुरखा हमने बंद कर दिया, तो बुरखा अगर बंद कर दिया तो भाई इसको पहनने वाला कौन मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। जो पहनेगा नहीं तो बनाएगा कौन, बनाने वाला ही बेवकूफ़ होगा ना, जो कोई पहनेगा नहीं तो उसको यूज़ कौन करेगा। तो एक सोशल नॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, तो जिनकी वजह से एक रिस्क होता है ना। तो हर तरीके का अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं भाई, ठीक है। आप देख लो कि आप कौन से रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन से रिस्क को नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल रिस्क में क्या है कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज़ होती हैं, है ना। जैसे कि अब कस्टमर के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं भाई। आप जिससे ये मान लेते हैं कि अगर आप कोई ऐसा सामान बना रहे हो जिसका डिमांड साउथ में ज़्यादा है और आप उसको बेच रहे हो नॉर्थ में, है ना, तो एक रिस्क ही है भाई। आप कौन लेगा भाई, आप अगर धोती कुर्ता यहाँ पे नॉर्थ में बेचोगे तो कोई नहीं लेगा। अगर साउथ में चले जाओगे तो साउथ में तकरीबन हर दूसरा तीसरा व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है ना, उनका एक स्टाइल होता है पहनने का, खाने पीने का। इडली सांभर डोसा वड़ा तो आपको साउथ में ज़्यादा मिलता है। हर आप सोच लो कि यहाँ पे इडली सांभर डोसा वड़ा डालोगे तो नहीं, या तो मोमोज़ चलते हैं भाई, मोमोज़ हो गए, चाउमीन हो गए, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो भाई आपको इन्वायरमेंट भी समझना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्क होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क भी होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है भाई, कंपनी का सप्लाई चेन देख लो, आपकी सप्लाई, आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हो, आपके पास में कितने स्टॉक्स हैं। कम स्टॉक्स होने की वजह से आपका कहीं हैम्पर तो नहीं हो रहा है, तो वो भी ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं, कंपनी का ऑपरेशन हैम्पर ना हो, सप्लाई चेन बराबर बनी रहे, जितना डिमांड आ रहा है उतना आप सप्लाई कर सको मार्केट में, है ना। तो डिलीवरी हैम्पर नहीं होनी चाहिए भाई। अमेजोन से अगर आप कोई सामान मंगाओगे वो आपको 1 महीने बाद डिलीवर होगा, तो कितना आप सामान खरीदोगे नहीं खरीदने जाओगे, पास की
दुकान से भले ही महंगा मिले खरीद लोगे भाई, आप 1 महीने के लिए वेट थोड़ी करोगे, वही बात है ना। तो आपको एक ऑपरेशनल रिस्क भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। फिर मैनेजमेंट का रिस्क भी आ जाता है कहीं ना कहीं। मैनेजमेंट की जो उनकी टीम है, कंपनी है, तो वो डिसीजन जो लेती है, सही गलत जो भी डिसीजन लेती है, उसका भी एक रिस्क होता है भाई। गलत डिसीजन ले लिया, पॉलिसी चेंज कर दी, है ना, लोग छोड़ के भाग गए, क्या करोगे, नहीं कर सकते, तो वही प्रॉब्लम है ना। तो रिस्क हर जगह रिस्क है, हर चीज़ पे रिस्क है भाई, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। लीगल रिस्क है, लीगल रिस्क में क्या है, जैसे लॉ सूट्स और द फ्रीडम ऑफ टू ऑपरेट। कोई नया लॉ बन गया, सपोज मान लें कोई कंपनीज एक्ट जो 1956 है, उसमें कोई संशोधन हो गया, जो आपके वेजेस वाले एक्ट हैं उनमें कोई संशोधन हो गया, वही बोल दिया कि इतना मिनिमम आपको देना ही देना है। सरकार ने बोल दिया इस लॉ के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेजेस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग, वेजेस एंड रिम्यूनरेशन वाला जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इतना देना ही देना है भाई। क्या करोगे, नहीं दे सकते तो बंद करो कंपनी अपनी, है ना। तो वो तो सबके ऊपर लागू हो गया ना एकदम बराबर तरीके से। तो वो चीज़ें हैं। कॉम्पिटिशन की बात क्या है, कॉम्पिटिशन में क्या है कि भाई अब आपकी जो इंडस्ट्री है, जो सामान आप बना रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप इकलौते बंदे हो जो सामान को बना रहे हो, उसके और भी कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं आपके सामने जो बना रहे हैं। तो आपके लिए एक कॉम्पिटिशन भी है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, सब्सटीट्यूट वाला जो बोलते हैं बात, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो सामने वाला बंदा सामान बना रहा है या दूसरी कंपनी बना रही है, तो वो कैसा सामान बना रही है। मैगी को ही देखो, एक मैगी अपना बंद हुआ नेस्ले वाला, है ना। तो बाबा रामदेव ने पतंजलि कितने सारे मैगीज़ डाल दिए, वो हक्का नूडल्स और पता नहीं कौन कौन से नूडल्स सारे पूरे आ गए, है ना, आटा नूडल्स और पता नहीं कौन कौन दुनिया भर के सारे नूडल्स आ गए, है ना। तो हालांकि मैगी वैसे खाना नहीं चाहिए, उसमें मैदा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और मैदा सबसे बेकार होता है एक तरीके से देखा जाए ग्रेन्स में, अगर हम समझे तो, मतलब फ्लोर वाले उसमें समझे तो हम। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई सब जगह कंपटीशन है। एक पेंसिल भी है तो देखो उसमें अप्सरा पेंसिल है, नटराज पेंसिल है, तमाम तरीके की पेंसिल है ना। तो एक कंपटीशन है एक छोटे से छोटे बड़े से बड़ी चीज़ में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट मार्केट में खड़े हैं तो हर जगह रिस्क है, आपको समझना पड़ेगा मार्केट। कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं सिस्टमेटिक में और अनसिस्टमेटिक। आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि रिस्क क्या है, ठीक है, वो चीज़ है। सिस्टमैटिक जो है उसको नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं उसको, क्योंकि हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं उसको, बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जो है वो रहेगा, इसलिए इसको मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क भी बोलते हैं। मैक्रो माने व्यापक, भाई सबके ऊपर है, इसलिए ऑल ओवर वाइडर रेंज पे। ये अनसिस्टमेटिक बिल्कुल इसका ऊपर है, मतलब इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक इसीलिए सिस्टमेटिक रिस्क की जैसा नहीं होता है। ये जो होता है अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमी विद अनसर्टनिटीज एंड द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज टू मूव टुगेदर विद द चेंज इन मार्केट। जैसे मार्केट में कोई भी चेंज हुआ तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, बिल्कुल आप अपने हिसाब से कोई नया कानून और लॉ नहीं बना सकते हो। इसमें क्या है कि भाई ये इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ की वजह से ये होता है, या जो भी कंपनी के अंदर में सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो ये ऐसा पार्ट ऑफ रिस्क है जो यूनिक हो, मतलब जो यूनिक होता है आपकी, यूनिक का मतलब जो सिर्फ आपके लिए ही है ना, ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए। तो आप इसको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर सकते हो, इसलिए इट कैन बी डाइवर्सिफाइड। डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी इकोनॉमिकल सिस्टम से, कंट्री के इकोनॉमिकल सिस्टम से। भाई आपका जो अच्छा बुरा आप देश में लागू करोगे उससे आपका इकोनॉमी प्रभावित होगा, इससे सिर्फ आपका बिजनेस प्रभावित होगा, सिर्फ आपकी कंपनी प्रभावित होगी, वही चीज़ है। वी कैन नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क इंडिविजुअली। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम इस रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं। ये हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। भाई अगर हमारा कोई कस्टमर बहुत अच्छा है तो हमने क्या किया, उसको अच्छी पॉलिसी दे दी, उसको ज़्यादा क्रेडिट दे दिया, उसको कम इंटरेस्ट पे ब्याज दे दिया, हमारे गुडविल की बात हो गई। ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते भाई, ये काम हमको सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। फिर नेगेटिवली को रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क। देखो ये अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इसको हम इस इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हम इसको रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, एक नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम इन्वेस्टमेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा प्लस माइनस करके, तो रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें कि बीटा इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने का एक तरीका होता है बीटा, ये इनका एक पूरा प्रोसेस होता है। देखो आप रिस्क को भी कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हो, उसके भी तरीके होते हैं मेजर करने के, है ना, वो हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। बट ये है कि सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करने का बीटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये लाइन ही पढ़ लो, याद कर लो। बीटा इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, है ना। अब इसमें क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क का जो फंक्शन होता है, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स रिलेटेड विथ बिजनेस, unsystematic risk is the function of macro factors
रिलेटेड विथ बिजनेस। अब इसमें क्या है कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस पॉलिसीज़ आपकी चेंज हुई, उन पॉलिसीज़ को आप तुरंत नहीं अप्लाई कर पा रहे हो अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी का स्लो प्रोसेस चल रही है धीरे तरीके से, तो एक तरीके का वो प्रॉब्लम है ना, मैक्रो फैक्टर्स की वजह से भी आपका जो रिस्क है आपकी कंपनी का वो भी अफेक्टेड हो सकता है। मतलब कि बड़े बिजनेस पे कोई चेंज हुआ और उस चेंज को आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, उन चेंजेस की वजह से भी आपकी कंपनी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि इन्वेस्टर्स नॉट ट्राई टू वर्क विद सिस्टमेटिक रिस्क। बेसिकली जब आपका सिस्टमेटिक रिस्क हो जाता है तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, या उनको पता है कि भाई हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं रिड्यूस करने मतलब कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई रिस्क जो है वो कम किया जा सके और मैनेजमेंट आपका थोड़ा ठीक ठीक हो सके। इन्वेस्टमेंट हम थोड़ा सा रिस्क फिर भी लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो आपकी इंडिविजुअल चीज़ों की बात है। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उसको पता है शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आपकी कंपनी की बात अगर है तो आपकी कंपनी ऊपर इन्वेस्टर थोड़ा सा विश्वास कर सकता है कि भाई ठीक है, लास्ट मंथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, नेक्स्ट मंथ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। सिस्टमैटिक रिस्क को कैन बी एलिमिनेट थ्रू सेवरल वेज लाइक हेजिंग। ये सारे जो तरीके होते हैं इनसे सिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से एलिमिनेट का मतलब ये कि हम पूर्व तैयारी करके, पहले से तैयारी करके भाई कि ये चीज़ें होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, तो हम इन तरीकों से क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मतलब एकदम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल 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 भी एकदम उसको एकदम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम एक, क्योंकि रिस्क में हमको ये पता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ तैयारियाँ हैं, हेजिंग, एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये तैयारियाँ करके हम सिस्टमैटिक रिस्क से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम वो कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क में कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया भाई, आप किस तरीके से रिस्क को कम करना चाहते हो या कम करने का प्रयास कर सकते हो। सिस्टमैटिक रिस्क को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में से, इंटरेस्ट रेट, मार्केट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में। तो ये 2 चीज़ें थी, हमने थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ लिया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अगर संभवतः एग्जाम में आपसे पूछ ले कि क्या डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस आपको लिखना है। हमारा रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।